नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में पहला टॉपिक हमारा है ट्रायंगल, फिर इसके बाद हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और फिर सर्कल के कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम सरफेस एंड वॉल्यूम, एरिया और ये सब कैलकुलेट करने के बारे में हम पढ़ेंगे डिफरेंट शेप के लिए। वो भी ज्योमेट्री के अंदर ही आता है, ज्योमेट्री के अंदर ही आता है। सो आज हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रायंगल। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं हम त्रिभुज। सो देखो, अब मैं इतना मान के आपको चल रहा हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ये सब पता होगा, क्योंकि मैं यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब आपको आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ चुके होंगे। सो मैं ये सब बेसिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं पिछले क्लास में पिछले सेशन में जब आप थे 9th में, उस टाइम पे आप एक टॉपिक पढ़े होंगे ट्रायंगल के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, तो उसी को मैं आज स्टार्ट करूंगा और फिर आगे हम अपने चर्चा को बढ़ाएंगे। तो चलिए हम पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले सिमिलरिटीज क्या होता है। देखो, सिमिलरिटी तो अपना टॉपिक ही है एक्चुअली में, देखा जाए तो। एक सेकेंड, ओके, सो सॉरी गाइज, लाइट चली गई। सो मैंने अब यहाँ पे, अब आपको दिख रहा है, ओके। सो हम ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले थे। ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होता है, तो मैं देखो पहले आपको मैं कॉन्ग्रुएंसी बताऊंगा, फिर सिमिलरिटी बताऊंगा। तो देखो, मैं दो पिक्चर बना रहा हूँ आपको, आपने ये दो चीज़ समझ लिया तो फिर आपको कॉन्ग्रुएंसी और इसमें समझ में भी आ जाएगा। शेप क्या होता है और साइज क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि शेप का मतलब भी साइज ही है। वो जैसे मैं पूछूं इस किताब कॉपी का शेप क्या है, तो बोले ये लेंथ मेजरमेंट करने लग जाएंगे, जबकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। और यही दोनों डिफरेंस से आप कॉन्ग्रुएंसी और अपना कॉन्ग्रुएंट में भी है, यही दोनों है। तो देखो, शेप क्या होता है। शेप का मतलब कि वो किस आकार का है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अब स्ट्रक्चर्स का मतलब आप समझ रहे हो, उसकी ढांचा क्या है। ठीक है, वो दिखता कैसा है, वो रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है या स्क्वायर है, किस तरह से दिखता है। मैं यदि पूछूं इसको, ये कॉपी है, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। लेकिन मैं पूछूं साइज क्या है, तो आप इसकी मेजरमेंट करने लग जाओगे, इस लेंथ की मेजरमेंट करोगे और इसकी लेंथ मेजरमेंट करोगे। समझ में आया। लेकिन यदि मैं पूछूं ये पेन है अपने पास, ये पेन है, इसकी शेप कैसा है, तो ये हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल है। कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है ये। लेकिन मैं पूछूं इसकी लेंथ क्या, साइज क्या है, तो साइज में फिर इसकी साइज मेजरमेंट करेंगे, इसकी लेंथ क्या है, यदि ये सिलेंड्रिकल है तो इसके सर्कल का डायमीटर क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको शेप एंड साइज में पता होना चाहिए, और यही डिफरेंस अब आपका यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, आपको देखते जाइए क्या होता है। चलिए, ये हमने दो ट्रायंगल बना लिए, ABC और ये D और ये ENF, ओके। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ अभी मैं कॉन्ग्रुएंसी समझा रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ कि उसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। समझ में आया, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो हम बोलेंगे आपस में ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि देखो, ये पेन लिया मैं, ठीक है, ये पेन है। अब यदि ये पेन है हमारा, और ऐसा ही एक और पेन लिया मैंने, ये पेन लिया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों देखो सेम कंपनी का है, सेम कंपनी का है, और सिर्फ इसमें क्या है, कलर का फर्क है। सिर्फ कलर का ही तो फर्क है इसमें, और तो बाकी सब सेम है इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हुआ, ये सिमिलर है, इसकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। समझ में, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का हिंदी में नाम ही होता है उसका क्या, सर्वांग समता। सर्वांग समता, ये स आता है,
सर्वांग समता मतलब जिसके सभी अंग समान हो। सर्व मतलब समान, अंग मतलब अपनी भुजाएं, ठीक है, और समता मतलब उसकी समान हो। तो जिनकी सभी अंग समान हो, सभी भुजाएं समान हो, वो सर्वांगसम कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। फिर सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोलूँ ये यही सेम पेन आपको लेता हूँ, ये पेन है, ठीक है, मैं इसी सेम डिजाइन का पेन का मतलब बिल्कुल डिजाइन सेम हो, लेकिन उसकी मैं लेंथ छोटा कर रखूँ, उसकी लेंथ क्या रखूँ, छोटा रखूँ, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ये सिमिलरिटीज कहलाएगा। जैसे ये ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, मैं एक और ट्रायंगल यहाँ लेता हूँ, ये मैं बोलता हूँ कि देखो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। अब ये 3 ये 3 ये 3, तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है? अब मैं यही मैं लूँ यहाँ पे, यदि मैं यहाँ लेता हूँ 9 9 9, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और भी इस तरह से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलेटरल कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसकी लेंथ तो अलग अलग है, लेकिन है तो इक्विलेटरल है, तो ये भी इक्विलेटरल है, लेंथ अलग अलग है, ठीक है, साइज अलग अलग है इसके। और ये कैसे बना होगा? ये ऐसे ही तो बना होगा ना, इसको पिचका दिया। पिचकाना मतलब समझते हो? पिचकाना मतलब ये देसी भाषा हो गया, पिचकाना मतलब कंप्रेस कर दिया हमने, ठीक है। ये बड़ी वाली जो ये 9 9 की भुजा दिख रहा है ना हमें, ये 9 वाली जो भुजाएं, जो साइड वाला हमें ट्रायंगल दिख रहा है, इसको हमने क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस ऐसा किया कि ये इस शेप में बन गया। लेकिन सिमिलरिटी में कंडीशन क्या है कि आपका एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल। अब ये दोनों ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों इक्विलेटरल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एंगल कितनी रही होगी? 60 60 रही होगी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर है। अब इसकी यही एंगल रहने दो, इसी सेम का साइज का यही एंगल रहने दो, और इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करो, ठीक है, छोटा करना स्टार्ट करो, तो एंगल वही रहना चाहिए, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। एंगल चेंज होगा तो फिर तो अपना काम ही गड़बड़ हो जाएगा। एंगल वही रहेगा, और इसको कंप्रेस करेंगे तो वापस ये 3 में आ जाए। या ऐसे बोलो कि ये 3 वाली जो ट्रायंगल है, इसको एंगल वही रहने दो और इसको एक्सटेंड कर दो, इसको इलोंगेट कर दो, फैला दो, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। ये आपस में क्या है? सिमिलर है। तो आई थिंक आपको देखो, अब मैं एक चीज़ यहाँ से बता देता हूँ कि मैंने पहले भी बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ये मैं मान लेता हूँ ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक। तो सिमिलर ट्रायंगल का मैंने प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं। और करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है इसकी एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल हमने मान लिया, ठीक है। तो जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल समान है तो हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। समझ में आया? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, और इसी से मैं आपको समझा भी दूंगा सर्वांगसम एक सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है। देखो, कॉन्ग्रुएंट में आपने यही तो देखा होगा कि यदि मैं बोलता हूँ कि ये दोनों आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब इनके एंगल भी समान होगा, मतलब सब कुछ समान होगा, इसका साइड भी समान होगा और बराबर होगा, और एंगल भी बराबर होगा। मतलब एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ई के, ठीक है। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ के। यही तो होगा, यही होगा या नहीं होगा? ये 3 तो बराबर। अब हम क्या पढ़े हैं कि साइड भी बराबर होना चाहिए, साइड भी बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स हम यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे, अब मैं मान लो कि ये सिमिलर है, तो सिमिलर के प्रॉपर्टी से हम क्या लिखेंगे? ए बी। यदि मैं ये एंगल पहले ले रहा हूँ, मैंने लिखने के लिए बता रखे हैं कि कैसे लिखते हैं, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखे होंगे वो इसे लिखना जानते होंगे। मैं पहले इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट रेशियो लिखेंगे उसमें यही एंगल लेंगे सब, ठीक है। जैसे मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसके सामने का साइड क्या है? डी ई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इस ट्रायंगल में लेंगे वो भी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ही लेंगे, और इसके सामने क्या है? ए बी। समझ में आया? और अब ये एंगल लेंगे तो इसका लेगा हमने डी एफ, तो इसका लेंगे हम ए सी, और इसके हम लेंगे डी, तो ई एफ है इसके सामने, ई एफ, तो इसके आगे बी सी है। तो ये तो हमने सिमिलर प्रॉपर्टी से, सिमिलरिटी के ये हम अभी प्रूव कर भी लेंगे, अभी हम जब सिमिलरिटी अभी स्टार्ट नहीं किया मैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि जब हम इसकी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से देखते हैं, तो ये साइड क्या हो जाते हैं? करस्पॉन्डिंग रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाते हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होने का मतलब ये हुआ
कि यदि ये रेशियो ये तीनों रेशियो किसी सिंगल कोई नंबर के बराबर हो जाए, कोई कांस्टेंट के बराबर हो जाए, बट दैट मीन्स मान लीजिए 1 के बराबर, ये यही एक स्पेशल केस है, यही एक क्या है, स्पेशल केस है। ये तीनों रेशियो तो थे पहले, लेकिन ये किसी नंबर के बराबर हो गए, कोई किसी कांस्टेंट के बराबर हो गए, और जैसे ही ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे, मतलब ये 1 के बराबर हो गए मान लीजिए जाए, तो इसका मतलब फिर यहाँ से क्या लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा कि ये 1 के बराबर दैट मीन डी ई इक्वल टू ए बी, और डी एफ इक्वल टू ए सी, और ई एफ इक्वल टू बी सी, क्योंकि एक हर एक को इंडिविजुअली एक के बराबर करो तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स हम यहाँ से कहेंगे कि डी ई इक्वल टू ए बी और डी एफ इक्वल टू ए सी और ई एफ इक्वल टू बी सी। समझ में आया? तो डेट मीन्स हमने क्या देखा कि यहाँ पे साइड बराबर हो गए, क्रॉसपोंडिंग साइड डी बराबर हो गया किसके, ए बी के, और यही तो है सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी, यही है ना कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या पढ़ा था कि इसके एंगल समान होते हैं और साइड भी समान होते हैं। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज become to congruent triangle if one triangle of the side is equal to corresponding side। दैट मीन्स कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, तो हम वो कॉन्ग्रुएंस भी हो सकता है कब, जब उसके एक ट्रायंगल के किसी साइड दूसरे ट्रायंगल के किसी करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि इस वाले रेशियो में मैंने मान लिया कि डी जो है वो किसके बराबर हो गया, ए बी के, डी बराबर हो गया ए बी के। अब डी बराबर ए बी के हो गया, इसका मतलब ये कैंसल आउट हो गए, 1 दे देगा, और 1 देगा तो फिर इसका मतलब ये भी तो बराबर हो जाएंगे आपस में। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब समझ गए कि यदि आपको एक सिमिलर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तभी कह सकते हैं जब उसके किसी एक ट्रायंगल के साइड उसके दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाए, मतलब बराबर हो जाए लेंथ में, तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रायंगल सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। समझ में आया? तो आई थिंक आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कि आखिर सिमिलरिटी पढ़ लिया, लेकिन अब सिमिलरिटी में क्या सिर्फ साइड ही बराबर होते हैं, क्या सिर्फ साइड ही बराबर होते हैं क्या, बता दो। तो इसी के बारे में हम आगे आप पढ़ेंगे। और हम देखो और भी सिमिलर फिगर आप देख सकते हो, जैसे सिमिलर फिगर कैसे हो सकता है। जैसे ये मैं बनाया, ठीक है, मैंने बोला कि एक ये सर्कल है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसकी रेडियस कम होगा, इसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका रेडियस और ज़्यादा होगा, लेकिन है तो ये सर्कल ही, शेप तो सेम है, तो सिमिलर सर्कल हो गए। क्या इसी तरह से मैं एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर और स्क्वायर बनाया, तो है तो ये स्क्वायर ही ना, साइज डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर फिगर है। ठीक है, तो आप सिमिलर फिगर समझ गए क्या होता है सिमिलर फिगर? समझ में आया नहीं आया बताओ? समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे उसके क्या सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। समझ में आया? सो डैट मीन्स हम यहाँ से ये सब जो हमने ज्ञान लिया इस पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई। जब मैं बोलूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका रेशियो बराबर ही रहा होगा, किसी एक के इक्वल हो गया होगा, मैंने तो पहले ही बोला। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर होता है, ठीक है, बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। और होगा भी क्यों सिमिलर? क्योंकि सिमिलर में तो रेशियो बराबर होते हैं, और हमने तो पढ़ा है कि साइड बराबर होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए। समझ में आया? तो एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो बाकी अब देखो और भी मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे मैंने ये ले लिया कि ये एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, ये लिया, ठीक है, और एक और क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, इस तरह से ले लिया। अब मैं पूछूं क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो क्या आप आंसर दे सकते हो? क्या आप आंसर दे सकते हो क्या? तो इसका आंसर हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं इसके देख के हम नहीं दे सकते जब तक कि हम इसकी मेजरमेंट ना करें, जब तक कि हम इसको मेजरमेंट ना कर लें। ठीक है, सो
मतलब ये, और यदि हमें मेजरमेंट से पता चल गया कि इसके सारे एंगल बराबर हैं तो हम बता सकते हैं इसको कि हाँ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये क्या है, ये दोनों सिमिलर होंगे। सो इस तरह से सिमिलरिटी को आपको मतलब डे बाय डे लाइफ में आप बहुत सारे सिमिलर फिगर देखते होंगे, ठीक है। जैसे आप कोई जुड़वा को देखो तो जो सेम हूबहू मिलते हैं ना, उनके तो हो सकता है उनकी जो देखने का जो उनका फेस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन किसी का हो सकता है हाइट कम हो, किसी का ज़्यादा हो, तो वहाँ भी आप सिमिलर उसे बोल सकते हो। जैसे आप एक और एग्जांपल दूं कि आप एक ओरिजिनल ताजमहल को देखो, आप एक ओरिजिनल ताजमहल को देखो और एक जो आपको पिक्चर में दिखा हुआ मिल रहा है, या कोई आप जैसे जाते हो कहीं दुकान में तो आप ताजमहल के पिक्चर लोग खरीदते हैं ना, उनको बना हुआ, ठीक है, जिसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है, और उसको घर में फिर ला कर रखते हैं। तो आपको सेम हूबहू वही फिगर याद आता है जब आप ओरिजिनल देखने गए थे और जो आप यहाँ पे उस फिगर में देख रहे हो उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि है तो ये भी ताजमहल है, घर में जो हमने बना रखा, हमने जो घर में खरीद कर लाया है वो भी ताजमहल है और वो भी ताजमहल है ओरिजिनल वाला। बस डिफरेंस कहाँ है कि वो एक ओरिजिनल है, उसकी साइज बड़ा है, जो घर वाला है वो छोटा साइज का है। ओके, तो इस तरह से आप अपने लाइफ में भी देख रहे होंगे कि भाई आप कोई फोटो क्लिक करवाते हो, ठीक है, तो कोई फोटो को आप बड़े फ्रेम में करवाते हो, कोई फोटो को आप पासपोर्ट साइज एग्जामिनेशन के पर्पज से आप उसको यूज लेते हो, ठीक है। तो है तो आपका ही पिक्चर ना, है हो तो तुम ही उस पिक्चर में, ठीक। तो आपका शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। सो इस टाइप के हम जितने भी फिगर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। समझ में आया? तो डेट मीन्स अब वहाँ पे क्या है, और हम ये जो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो पढ़ते हैं कि बराबर होता है, तो इसका मतलब मैं एक बार और यहाँ बता दूं कि आपको मैंने रेशियो के बारे में बता रखा है कि रेशियो बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि साइड बराबर हो जाएगा। रेशियो बराबर होना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये हो सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये रेशियो बराबर कर दिया मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब वैल्यू में बराबर होगा। वैल्यू में बराबर होगा नहीं, वैल्यू में बराबर नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन रेशियो बराबर हो, जैसे मैं ये हो सकता है 12 अपॉन आपको 24 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 36 होगा, क्योंकि जब इसको आप कट करोगे तो ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो वैल्यू तो डिफरेंट है लेकिन रेशियो बराबर है, ये समझ कहने का मतलब है। तो यही चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मैंने स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर का हो सकता है इसकी साइड 4 हो, इसकी साइड 2 हो, इसकी साइड 2 4 हो, 2, लेकिन रेशियो तो यदि इन दोनों का रेशियो लेंगे तो रेशियो तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा ना, ठीक है, रेशियो बराबर होगा। इसी तरह से इस ट्रायंगल को हमने सिमिलर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि भैया इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। समझ में आया? तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि क्या कोई 2 पॉलीगन्स हैं और सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर हैं, सिमिलर हो सकते हैं क्या? तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, 2 पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब आप जानते हो मेनी साइड्स, ठीक है, मोर देन 2 साइड्स। तो उस पॉलीगन्स को जो सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं, 2 पॉलीगन है, जैसे हमने हेक्सागन बना लिया इस तरह से, ये हेक्सागन हमने बनाया और इस तरह से एक और हेक्सागन बनाया, इनके कंडीशन क्या है सिमिलर होने का? तो कंडीशन एक ही है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए, इन सेम रेशियो होना चाहिए, ये है कंडीशन। समझ में आया? तो आप फिर वो क्या बोल सकते हो कि 2 पॉलीगन वो क्या है, आपस में बराबर है। समझ में आया? तो जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये बताओ आप, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए अपने जगह है कि ये आपका 2 ट्रायंगल हमने लिया, ये 2 ट्रायंगल, और मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, ABC और DEF ये दोनों सिमिलर है। मैं पूछ दिया कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है और ये गामा है, और ये भी अल्फ़ा है और ये बीटा है और ये गामा है। अब ये 15 मैंने आपको बता दिया, ये 24 बता दिया और ये 18 बता दिया और ये मैंने 5 बता दिया। तो आप इसका और इसका वैल्यू बता दो, बताओगे क्या? बता दो क्या होगा। ये 15 है, ये 24 है, ये 18 है, हमने एक ट्रायंगल की दे दिया, दूसरी ट्रायंगल का ये 5 दे दिया और मैंने ये पूछा ये क्या कितना है, DF कितना है और EF कितना है और EF कितना है, ये बताओ। तो कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे आता है स्केलिंग फैक्टर, स्केल फैक्टर,
स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर क्या होता है कि आप देख रहे हो कि इसके ये जो हमने साइड लिया है इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, ये होगा, क्योंकि गामा के सामने कौन सा साइड है, ए बी है, तो यहाँ भी गामा के सामने कौन सा साइड है, डी ई है, यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कुछ ना कुछ तो क्या है, इनके रेशियो बराबर है। तो 15 में क्या मल्टीपल करें कि हमारा 5 आ जाए, 15 में हम क्या मल्टीपल करें कि 5 आ जाए, तो हम बोलेंगे 1/3 से मल्टीपल कर दो, और 1/3 से मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो डेट मीन 1/3 हमारा क्या होगा, स्केलिंग फैक्टर हो गया। 1/3 क्या होगा हमारा, स्केलिंग फैक्टर होगा। समझ में आया। तो डेट मीन जब 1/3 से मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब 1/3 सब में मल्टीपल होगा। 1/3 क्या होगा, सब में मल्टीपल होगा। क्यों भैया, क्योंकि जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे अपन, तो ये कितने का रेशियो आएगा, 5/15 ही तो आएगा। इसका रेशियो लेंगे तो, और 5/15 कितना होता है, 1/3। दैट मीन्स इसका रेशियो कितना है, इन दोनों साइड का रेशियो कितना है, 1/3। तो इसका मतलब इसका भी AC/DF का भी रेशियो क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। इसी तरह से EF/BC का भी रेशियो 1/3 होना चाहिए, क्योंकि रेशियो बराबर होते हैं क्रॉसपोंडिंग साइड के। समझ में आया। तो हम अब इसकी 1/3 करना है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 होगा, तभी तो 8/24 होगा, तो 1/3 होगा। यहाँ 18 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ऐसे नहीं करके जो एक बार स्केलिंग फैक्टर देख लेते हैं, फिर उसको मल्टीपल कर, जैसे 24 में 1/3 से मल्टीपल करो तो ये 8 आ जाएगा, डेट मीन्स ये 8 होगा। 18 में 1/3 से मल्टीपल कर दो तो आपको 6 मिलेगा, तो ये 6 होगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिमिलरिटी में देखने को मिलेगा। समझ में आया। तो हम आगे पढ़ेंगे भी, डिस्कस भी करते रहेंगे आगे आगे। चलिए एक आपको आपके उसमें एनसीईआरटी में आपका एक एग्जांपल से समझाया है कि सिमिलरिटीज क्या होता है, सिमिलरिटीज क्या होता है। चलिए देखते हैं। एक लाइट को यहाँ पे ऑन कर दिया, जैसे मैं उसको छोड़ो, मैं इसी को बताता हूँ। जैसे मैं आपको ये यहाँ पे पेन दिख रहा है, अब ये पेन आपको दिख रहा है, ये पेन को मैं ऐसे रखा हूँ यहाँ पे। अब ये पेन आपको देखो और इसकी परछाई देखो, अब ये पेन देखो और इसकी परछाई देखो, मतलब इसकी शैडो देखो। दोनों आपको क्या सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, अरे दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इसकी जो साइज है, ये जो शैडो की साइज है वो बड़ा है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट की प्रॉपर्टी कारण स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। तो डेट मीन्स ये इसकी जो साइज है इससे डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, लेकिन शेप में तो सेम दिख रहा है हमें। ठीक है। इस तरह मैं हाथ की परछाई बनाऊं तो ये देखो सारे जो उंगलियां हैं ये आपको क्या दिख रहा है, ये सारे उंगलियां आपको इसकी परछाई यहाँ पे सेम दिखेगा, इसकी परछाई यहाँ सेम दिखेगा, इसकी परछाई, तो ये सारे क्या हैं, ये इसकी क्रॉसपोंडिंग उंगलियां जो है ये इसके ये और इसके साइडों क्या हो जाएंगे, ये और इसके साइडों क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ये और इसके साइडों सिमिलर हो जाएंगे, ये और इसके साइडों सिमिलर हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब आप सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट था ना वो यहीं से आया था। ठीक है। क्योंकि आपको जो पता है कि मैथ का ओरिजिनेशन ही हुआ है साइंस के कॉन्सेप्ट से। ठीक है। हम मैथ एक टूल बना दिए सिर्फ साइंस को इजी वे में करने के लिए। तो यही इसी टाइप की एक्टिविटी आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आप पढ़ेंगे कि भाई एक लाइट यहाँ से लगा दिया और उसको एक कार्डबोर्ड लाया, कार्डबोर्ड को इस तरह से रेक्टेंगल रखा और उसकी परछाई को हमने नीचे मेजर करने लग गया ज़मीन पे। तो देखा क्या कि उसका जो रेक्टेंगल कार्डबोर्ड था उसका सेम साइज का बन रहा है, मतलब सेम शेप का बन रहा है, लेकिन साइज डिफरेंट था। ठीक है। तो वहाँ पे जैसे एक रेक्टेंगल हमने लिया तो भाई एक रेक्टेंगल का तो शैडो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल ही बनेगा। साइज डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी है लाइट का, क्योंकि शैडो हमेशा क्या होता है, वस्तु से जो चीजें होते हैं उसको इन लार्ज फॉर्म में दिखाता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जब आप उसकी मेजरमेंट करोगे, अब इस एक्टिविटी का मेजरमेंट होगा ना, जब आप मेजरमेंट करोगे तो उसमें क्या देखेंगे कि उसके क्रॉसपोंडिंग साइड के एंगल समान है और क्रॉसपोंडिंग साइड भी क्या है, समान है। समझ में आया। तो हम यहाँ से कहेंगे कि two polygons are same number of the side are similar if all corresponding angles are equal and all corresponding sides are same in the ratio। तो हम दो पॉलीगॉन्स को बोल सकते हैं, दो पॉलीगॉन भी सिमिलर हो सकता है। हम ट्रायंगल का सिमिलरिटी तो ठीक है हमारे मैथ में बहुत ज़्यादा यूज है, लेकिन दो पॉलीगॉन भी तो सिमिलर हो सकता है, दो क्वाड्रिलेटरल भी तो सिमिलर हो सकता है। समझ में आया। तो मैं आप एक और एग्जांपल आपको ऐसे बताता हूँ। ये जैसे दो क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने ऐसे, ये जैसे ले लिया मैंने ये, और एक ले लिया मैंने ऐसे ले लिया, ये दो क्वाड्रिलेटरल। इसके नाम मैंने ए
ABCD। देखो ज्योमेट्री जो है ये थोड़ा सा मानता हूँ कि इसमें सोचने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो बाकी जो हमने रियल नंबर वगैरह ये सब पढ़े वो सब चीज़ को आप एक तरह से समझो कि यदि उसको आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी बन सकता है, क्योंकि ज्योमेट्री इज़ द वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें किसी भी वैरायटी को बनाया जा सकता है, समझ में। तो आप इसको समझने की कोशिश करना और बजाय कि इसको आप रटो। कुछ बच्चे सिमिलरिटी को रट लेते हैं कि भाई ऐसे लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको लिखने का तरीका और जो भी करस्पॉन्डिंग साइड का है, एंगल क्यों बराबर होता है, ये सब आपको समझ के करना है, समझ में आया। जब मैं अब देखो मैं यहाँ पे आपको साइड के बराबर बता देता हूँ कि भाई ये मान लो ये है 21 और ये अपना 25, ये अपना 24 और ये 15, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि ये है हमारा 30 और ये है 50 और ये है 42 और ये है 48, समझ में आया, ये है 48। तो यदि और इसके एंगल मैं पूछूं कि क्या अब ये सिमिलर है, बताओ क्या ये सिमिलर है, तो कुछ बच्चा देखेगा बोलेगा हाँ ठीक है, देखते हैं, देखेगा हाँ इसकी रेशियो तो बराबर है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये 21 और 42 का जो रेशियो लेंगे तो 1/2 आएगा, फिर इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, 1/2। तो मैंने उनको क्लियर कर दूं कि मैंने साफ साफ बोला है कि सिर्फ रेशियो बराबर हो जाने से सिमिलर नहीं हो जाता है, जरूरी है कि उसका एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो। तो जब तक आप इसके एंगल का मेजरमेंट नहीं कर लोगे तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। हो सकता है कि इसका ये एंगल बराबर हो, इसका ये एंगल बराबर हो और इसका ये एंगल बराबर हो, ठीक है। तो आपका उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में फिर नहीं होगा, ये सिमिलर नहीं होगा। जरूरी है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल बराबर हो जाए, समझ में, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। तो जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये मान लो ये 105 हो गया, 105 डिग्री है, और ये भी 105 डिग्री है, ये 100 है तो ये भी 100 है, ठीक है। ये 70 है तो ये भी 70 है, ये 70 है, ये 85 है तो ये भी 85 है। हाँ अब हम कह सकते हैं, अब हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मैं पूछूँ एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया और इसकी लेंथ मैंने लिया, ये लेंथ सॉरी रेक्टेंगल, हाँ ये लेंथ लिया मैंने 2, इसकी और इसके लिए मैंने लेंथ लिया 4, ये लिया मैंने 1 लिया तो ये ले लिया 2, समझ में। तो अब इसमें हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि इसके एंगल जो होते हैं ना, ये हमें पता है इसके सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। वो कितना भी बड़ा साइज का बना दो रेक्टेंगल, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी बराबर होगा, ओके। इस तरह से स्क्वायर का भी आप बोल सकते हो। अब हम आते हैं, अब थोड़ा सा मैं आपको एक यहाँ पे बेसिक छोटा सा चीज़ बता दूँ, ताकि इसमें बच्चे लिखने में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर ये रेशियो ये लिखते कैसे हैं। तो रेशियो भैया देखो लिखते कैसे हैं, ऐसे देख लो, यहाँ पे दोनों तरीका जिसको जो आसान लगेगा वैसे करेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सेकंड वाला ज़्यादा प्रेफर करूँगी, उस पर ज़्यादा आप काम करना। ABCD एंड E ऐसे ले लिया हमने, चलो ठीक है। तो अब देखो, अब इसको लिखने का तरीका मैं बोल दिया कि ये सिमिलर है, आपस में सिमिलर है। तो ये आपस में सिमिलर होने का मतलब अब ये हो गया कि हम इसको, आप या तो जो वर्टेक्स है ना, इसके जो वर्टेक्स हैं इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख दो कि इस तरफ से हमने चला तो इस तरफ से चलेंगे, इस तरफ से लिया तो इसके भी इस तरफ से लेंगे, समझ में। मतलब इसके एक अरेंजमेंट के फॉर्म में लिख दो और उसके हिसाब से फिर आप करस्पॉन्डिंग साइड लिख लो, या फिर आप एंगल का हेल्प लो, दोनों तरीका है। तो मैं अभी आपको पहले ऐसे लिख के बताता हूँ कि मैंने लिया ट्रायंगल ABC ले लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC, तो आपने कौन सा चाल चला है, इस तरफ से चाल चला है, आपने इस तरफ से चाल चला है, ये ABC ये है और ये DEF मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरफ से चाल चला है तो इसका भी चाल हमको इस तरफ से चलना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल EFD लिख देंगे, क्या सिमिलर है। अब जब सिमिलर हो गया तो इसके रेशियो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने पहला 2 वर्टेक्स लिया, तो इसके भी 2 वर्टेक्स ले लो, तो मतलब AB अपॉन EF, ठीक है, AB अपॉन EF। फिर हमने ये 2 वर्टेक्स लिया, BC लिया, तो इसके भी 2 वर्टेक्स ले लो, ये तो ये होगा BC अपॉन
एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी। अब कौन दो बचा, अब दो बचा ये दोनों का कॉम्बिनेशन बचा, ए सी बचा, तो फिर हमारा बच जाएगा ई डी, तो मतलब ए सी अपॉन ई डी। तो ऐसे लिख सकते हो, या आपको करस्पॉन्डिंग एंगल से लिखना हो जाए तो ज़्यादा जो कारगर आपके लिए होगा वो होगा एंगल से लिखना, क्योंकि एंगल से आप लिखोगे ना तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आपको देगा उसमें आप फंसोगे नहीं, लेकिन इस तरह के आप लिखोगे तो कहीं एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर मिलेगा तो उसमें आप फंस जाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको एंगल से बताता हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, समझ में। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल में आप क्या करोगे, ये अब इसके सामने का साइड देखो, ए एंगल हमने लिया, इस ट्रायंगल में हमने ए एंगल लिया, तो इसके सामने कौन है, बी सी, तो हमने बी सी ले लिया, समझ में आया। अब इसी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन था, ई था, तो इस ट्रायंगल में हमने कौन सा लिया, एफ डी ले लिया, एफ डी ले लिया। अब जबकि हम रेशियो में न्यूमरेटर में हमने लिखा है पहले इस ट्रायंगल का, तो अगली बार भी जो रेशियो लिखेंगे वो इसी ट्रायंगल से लिया जाएगा, ये नहीं कि इससे ले लेंगे अपने मर्जी से नहीं। जिस ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले रेशियो में आपने आपने न्यूमरेटर में आपने इस ट्रायंगल का साइड लिया है, तो अगले वाले भी रेशियो में यही इस ट्रायंगल का ही लेंगे, ठीक है। तो अब की बार हमने बी ट्रायंगल लिया, तो बी का करस्पॉन्डिंग एफ है, तो पहले बी के करस्पॉन्डिंग ए सी है, तो ए सी हमने लिख दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर ये एफ ई डी है, तो ई डी ले लिया, इक्वल टू, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग, तो इस ट्रायंगल में हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है। तो अब ए बी और इसके सामने कौन है, ई एफ। अब आप देखिए इसमें भी बराबर है, बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी, ए सी अपॉन ई डी, ए सी अपॉन ई डी, ए बी अपॉन ई एफ, तो ए बी अपॉन ई एफ, मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो आपको जो अच्छा लगे आप दोनों अपनाएं, ठीक है। मैं तो कहूँगा एंगल वाला ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आप देखो क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी है, जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसको आप करना, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, में 2-4 क्वेश्चन ही है इसमें। अब हम आते हैं सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल, सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल पे, ठीक है। या आप बोलो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, नेक्स्ट क्लास में पढ़ें क्या। चलिए सिमिलरिटी का एक और प्रॉपर्टी पहले बता देता हूँ, फिर हम आएंगे उस पर। सिमिलरिटी का मैंने एक और प्रॉपर्टी तो बताया ही नहीं। देखो सिमिलरिटी का मतलब ये है कि सिर्फ इनके साइड, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो ही बराबर नहीं होते हैं, और भी चीज़ें बराबर होते हैं, और भी चीज़ें बराबर होते हैं। तो इसको आप पहले समझो, इससे पहले आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि मीडियन क्या होता है, ठीक है, इन रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है। तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। बाकी मैं इसको जब सर्कल पढ़ाएंगे ना अपन, उसमें पढ़ेंगे सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक ट्रायंगल है, जब आप इसके एंगल को बाइसेक करते हो, बाइसेक करने जानते हो ना, कैसे बाइसेक करते हैं, एंगल रख के इस तरफ कट करते हैं, एक तरफ इधर लगाते हैं, तो ये एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जब इस एंगल को बाइसेक करेंगे तो ये ऐसे पास होगा, ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, और जब इसके बाइसेक करेंगे तो ये भी यहाँ से पास होगा, ये और जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, इन रेडियस। और इसी इन रेडियस को इसको रेडियस मानते हुए मतलब ये वाला जो है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस मानते हुए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं जो कि तीनों साइड से होकर गुजरती है, जो कि क्या होता है, तीनों साइड। ये कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ाऊंगा मैं जब सर्कल बताऊंगा। आप ये मान लो कि जब ये यहाँ से हम खींचेंगे तो ये तीनों को टच करते हुए पास होगा, तीनों साइड को टच करते हुए पास होगा, तो इसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। और सॉरी, ये होता है इन सर्कल, क्योंकि अंदर बना है। सर्कम सर्कल हो जाएगा जब आप एक ट्रायंगल लोगे, और इसके साइड को डिवाइड कर दोगे। साइड को डिवाइड करने जाते हो, इधर से एक मारोगे आर्क, इधर से एक आर्क मारोगे इधर से, और ये साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बाइसेक्ट कर दोगे। इस साइड को बाइसेक्ट करेंगे और इस साइड को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनाएगा, उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं हम, सर्कम सेंटर, ओके। तो सर्कम सेंटर को मानते हुए इसको अब यहाँ से देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। ये तीनों जहां से, ध्यान रखना, सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होता है, ठीक है। तो जब इसको रेडियस मानते हुए इसको खींचेंगे तो ये तीनों वर्टेक्स से पास होते हुए जाएगा, एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। तीनों वर्टेक्स से पास होगा ये सर्कल, समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, और इस सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है, जिसको हम रेडियस को कैपिटल आर से लिखते हैं और इसको स्मॉल आर से लिखते हैं,
तो इतना आपको पता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो मैं नया पेज पे लिख देता हूँ। तो आप इतना समझ सकते हो कि जब दो ट्रायंगल आपका इक्वल हो जाता है, जब दो ट्रायंगल आपका इक्वल हो जाता है, मतलब सिमिलर हो जाता है, ए बी सी डी ई एफ सिमिलर हो जाते हैं, तो इनके क्या क्या बराबर होते हैं। देखिए ये तो हमने देख रखा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर देख रखा है कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा है। लेकिन यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के बारे में बात करूं, मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाला, इसमें से भी हमने एक एल्टीट्यूड डाला इसको, ठीक है, इसको एल्टीट्यूड लगाया, तो इसके एल्टीट्यूड के भी रेशियो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। H1 अपॉन, हमने पहला ट्रायंगल कौन लिया, ये लिया है, H1 लिया है, ये H2 है, तो H1 रेशियो H2 भी बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो डेट मीन्स यहाँ से भी एल्टीट्यूड डालोगे और यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे, उसका भी रेशियो बराबर, यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे और यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे तो भी बराबर होगा। तो समझ में आया? तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के भी रेशियो बराबर होते हैं, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि एंगल, जो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर R1, मैंने कोई एंगल बाइसेक्टर लिया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इसमें एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये दोनों को क्या करेगा, आपस इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर मैंने इसको मान लिया R1, सॉरी इसका मैंने R1 मान लिया, तो ये R2 है, तो इनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो बराबर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर R2, ये हो जाएगा R2। तो एंगल बाइसेक्टर के भी रेशियो बराबर होते हैं जो उसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या क्या बराबर होंगे, तो और होगा पेरीमीटर, भैया पेरीमीटर ऑफ ABC बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ DEF। भाई रेशियो पेरीमीटर भी तो बराबर होगा, जब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इसके पेरीमीटर के रेशियो भी बराबर होगा। और कैसे होगा ये आप जानते हो, ये आप जानते हो कैसे होगा, आप सोचना इसके बारे में। जैसे ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये 6 होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसी के रेशियो में तो किसी ना कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगा। ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा। और जब इसका सम अप करोगे तो इसका मतलब है तो ये इसका इसी का फैक्टर, तो जब इसके फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल कर देंगे और फिर रेशियो बराबर हो जाएगा। मतलब इसके रेशियो भी बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब पेरीमीटर के भी रेशियो क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। और क्या क्या बराबर होता है, और इसके इन सर्कल, मतलब यहाँ से जो ये सर्कल पास करेगा अंदर से इसके, और इसके जो सर्कल पास करेगा अंदर से, इसके भी जो इनके जो इन रेडियस होते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस, इन रेडियस के भी रेशियो बराबर होते हैं, और सरकम रेडियस के भी रेशियो बराबर होते हैं। सरकम रेडियस मतलब ऐसे पास होगा, इसका और इसका। समझ में आया? तो ये 3-4 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखना है। क्या क्या, कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो ही बराबर नहीं होते हैं, इसके हाइट के भी, एल्टीट्यूड के भी रेशियो बराबर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर के भी रेशियो बराबर होते हैं, पेरीमीटर के भी रेशियो बराबर होते हैं, और सरकम रेडियस के भी बराबर होते हैं, और इन रेडियस से बराबर होते हैं। डेट मीन्स आपको यहाँ से एक चीज़ तो इन्फॉर्मेशन मिला कि यदि आपको किसी ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के एक रेशियो पता चल जाए तो हम सारे रेशियो को लिख सकते हैं, बराबर होगा। समझ में आया? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। चलिए एक और इस पर मैं आपको क्वेश्चन पहले दे देता हूँ, आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे मैंने ले लिया ABC और ये हमने DEF ले लिया, और इस बार हम थोड़ा सा एंगल सफल कर देते हैं। जैसे अल्फा, ये बीटा और ये गामा ले लिया, ठीक है। तो इस बार मैंने गामा इसको कर दिया, अल्फा ये कर दिया और बीटा ये कर दिया, ठीक है। और ये मैंने दे दिया आपको, ये 42 है और ये 54 है, ठीक है। ये 42 है और ये 54 है। तो बताओ कि जो, और ये 35 मान लिया जाए, ये 35 सेंटीमीटर और ये 54 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि इस और ये दोनों सिमिलर है, तो बताइए इसका ये और ये क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए। थोड़ा इसको स्टॉप कीजिए और उसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए आपको कितना आपने सिमिलरिटी समझा या नहीं समझा है। हो गया? चलिए अब आप बताते हैं आपको।
देखो अब आपकी बार कोई देखेगा कि अच्छा ये 42 है तो इसका क्रॉसपोंडिंग तो ये होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या आपको बोला, हम आपको बोले हैं कि एंगल पे ज़्यादा फोकस करो, इसलिए तो हम उस टाइम बोल रहे थे ना कि एंगल से लिखना ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको एंगल पहले देखो ना भैया, आप ऐसा थोड़े है कि ये फिगर आपको ये फिगर यहाँ से दिख रहा है कि भाई ये यहाँ पे है तो इसी यही हमेशा क्रॉसपोंडिंग होगा, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये इसका क्रॉसपोंडिंग यही होगा हमेशा, इसका क्रॉसपोंडिंग ये होगा, ऐसा नहीं है। आप एंगल से देखा करो, ठीक है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो 42 है ये गामा के सामने है, तो यहाँ भी तो गामा के सामने क्या है, इसके सामने ये है, तो इसका मतलब ये हो गया क्रॉसपोंडिंग साइड। और क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो मैं यदि लूँ तो 42 अपन क्या हो जाएगा 35, और 42 अपन 35 का मतलब 7 छक 42 और 7 बजे 35, यही होगा 7 बजे 7 सही लिखा हमने, ठीक है। 6 और 5 आएगा रेशियो। अब भैया एक बार आपको यदि 6 और 5 आ गया रेशियो, तो इसका मतलब अल्फा के सामने कहाँ है, देखो ये अल्फा के सामने क्या है, BC है, तो BC, और यहाँ अल्फा के सामने क्या है, ये अल्फा के सामने DE है, तो इसका भी तो रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बता दीजिए आप। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं बोलूं कि चलो अब यहाँ से हम BC पता सकते, ये BC तो आपको पता है, BC दिया गया है 54, BC क्या दिया गया है 54, BC दिया गया है 54, मतलब कि इसके भी रेशियो क्या होंगे, रेशियो में यदि लिखूं BC/DE का यदि रेशियो लिखूं तो इसका रेशियो क्या होगा 6/5, रेशियो तो यही होगा 6/5, और BC का वैल्यू आपको क्या दिया है, BC का वैल्यू दिया है 54, तो डैट मीन्स कि 6 का वैल्यू आपको क्या दिया है 54, ऐसे लिखते हैं ना, अरे यूनिटी मेथड तो जानते होंगे कि 6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 54, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आप बताओ, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 9 छक 54, 9 हो जाएगा, समझ में आया। तो और DE आपका कितना है, DE आपका 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, आपको DE निकालना है, तो 9 बचे 45, 5 के लिए मल्टीपल हो जाएगा 9 से, तो 45, मतलब DE जो आपका है, DE है ये 45 हो जाएगा। इसी तरह से अब 2 बचा AC/DE, तो AC/DE कितना, इसका भी रेशियो कितना होगा, इसका भी रेशियो 6 अपॉन क्या होगा 5 ही होगा, रेशियो तो यही होगा 6/5। एक बार किसी साइड का भी रेशियो आपने निकाल लिया तो बाकी 3 का रेशियो तो 2 का रेशियो लिख ही सकते हैं, तो 6/5। अब इसमें से देखो आपको किसी एक का भी वैल्यू नहीं दिया, एक का किसी को आपको देना ही पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हो। तो ये मान लेते हैं हम, ये 36 है, तो AC 36 है, मतलब कि, और AC यहाँ से कितना है 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और फिर 5 का कितना हो जाएगा, क्योंकि DE यहाँ पे कितना है, सॉरी DE बराबर नहीं, ये DF है, ये EF होगा, सॉरी ये EF होगा यहाँ पे, ये EF, यहाँ पे EF कितना होगा 5 है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब ये 30 है। तो आपको समझ में आया कि सिमिलरिटी कैसे लिखा जाता है, कैसे एंगल का क्या रोल है इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो तब तक इसको रिवाइज कीजिए, और फिर और अगले क्लास में ही हम बताऊंगा रेशियो के बारे में, ठीक है, कि इसके रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब रेशियो सॉरी एरिया का रेशियो क्या होगा इसमें, क्या एरिया का रेशियो समान होगा, नहीं होगा, सोच के देखना क्यों नहीं होगा एरिया का भैया, जब पैरामीटर भी हो गया समान, रेशियो इसके क्रॉसपोंडिंग साइड समान हो गए, सब कुछ इसके लगभग समान है, तो क्या एरिया का जो रेशियो है वो भी इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये सोच के आपको देखना है, ठीक है, कि क्यों नहीं होगा। वो मैं बता दे रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको आज समझ में आया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। सो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।